नमस्कार सभी को। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणियाँ कंप्लीट कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट बेसिक समझा था कि क्या समानांतर श्रेणी होती है, किस प्रकार से समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सार्व का अर्थ समान होता है और वही समानांतर कहलाता है। जिस श्रेणी के अंदर समान अंतर हो वही श्रेणी हमारी समानांतर कहलाती है। कुल मिलाकर हर पद में अगर समान अंतर रहेगा तो हमारी श्रेणी आपकी समानांतर श्रेणी कहलाएगी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसी कारण से उसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर उसी एपी का कुछ और नया देखने जा रहे हैं, जो कि है एपी का एनवा पद, कि एपी में एनवें पद को कैसे ज्ञात किया जाता है और उसका क्या प्रॉपर मीनिंग होता है। मान लीजिए आपकी एपी के A1, A2, A3 हम समझ चुके हैं कि A1, A2, A3 ये पदों के नंबर हैं। एपी के पदों के नंबर और पदों के मान, इन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। तो यह पदों के नंबर है। पहली पोजीशन पर जो पद है वो A1, A2, A3 एक एपी है जिसका प्रथम पद A है और सार्व अंतर हमारा D है। दूसरा पद, पहला पद तो आपका A ही हो जाएगा, उस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पद, अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन हो चुका है आपके लिए कि दूसरा पद, यह दूसरा पद है A2। ठीक है, A2 क्या है? दूसरा पद है, ना कि दूसरे पद का मान है। और मान क्या है उसका? A प्लस डी है। उसकी वैल्यू क्या है? A प्लस डी। और पोजीशन क्या है? A2 है, दूसरी जगह पर है वो। ठीक है, तो यहाँ A प्लस और D को हम लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू D। दो में से एक माइनस किया तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, इसलिए हम इस D को 2 - 1D, इस D को क्या लिखा हमने? 2 - 1, ओनली D को हम यहाँ D लिखते हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए A प्लस 1D लिखा हुआ है। A प्लस 1D, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 ऋण 1D। हम लास्ट लेक्चर में यह बेहतर समझ कर आए हैं, फिर भी इसे यहाँ से इसका बेसिक है ये, और उसके बाद इसके क्वेश्चन है तो इसे रिपीट करना जरूरी है। तीसरा पद A3, A प्लस D। ठीक है, A प्लस डी, यहाँ पर A प्लस डी और A प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद जो है ना वो दूसरे पद से 1D ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हर पद में आपका 1D बढ़ता चला जाएगा, तो जो भी आने वाला पद रहेगा वो पिछले पद से 1D ज़्यादा रहेगा। तो यह आपका पिछला पद है, यह आपका पिछला पद है, और इस पद से 1D ज़्यादा, मतलब A प्लस, और A2 को क्या लिखा था हमने? इसको फाइनली लिखा था A प्लस 1D। दो में से एक गया तो ओनली D, तो A प्लस D और इसमें 1D और ऐड हो गया, तो ये हो गया A प्लस 2D, जिसे फाइनली A प्लस 3 - 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनली हम अगर इस प्रकार से लिखते हुए जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यह वाला। ठीक है, यह आपको मिल जाएगा n इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D, जो कि हमारा व्यापक रूप है। इसका व्यापक पद है, रूप नहीं है, व्यापक पद है। रूप हमारा यह वाला होता है, यह हमारा रूप होता है और यह हमारा व्यापक पद होता है। और इसी पद से मिलकर आपके समानांतर श्रेणी का हर पद बना होता है। तो यह प्रतिनिधित्व करता है कि यह इस स्वरूप की, इसका रूप है, ये एपी का स्वरूप है। यह रूप है कि इस रूप की यह आपकी एपी है। अतः प्रथम पद A और सार्वंतर D वाली एक एपी का एनवा पद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D द्वारा प्राप्त होता है। और n को एपी का व्यापक पद, जनरल टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, व्यापक पद और एक शब्द होता है व्यापक रूप।
ठीक है, इन दोनों में अंतर है। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस फॉर्म में होता है। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी इस फॉर्म में हम अगर लिखें तो यह व्यापक रूप होता है। और यह जो होता है आपका, यह होता है व्यापक पद। इस पद से मिलकर यह रूप बना हुआ होता है। हम पिछले लेक्चर में बहुत बेहतर तरीके से समझ के इसे आ रहे हैं, अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। an को ap का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी ap में m पद हो, कितने पद हो? m पद हो। m पद से अर्थ है कि वह चली जा रही है और कहाँ तक जा रही है? m तक जा रही है। m उसका लास्ट पद समझ लीजिए, m हो, तब हम m इसके अंतिम पद को निरूपित करते हैं am से, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे डिटेल से समझ लेते हैं। इसकी फाइनली जो समझ है वह यह है कि हम an को a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। आपका जो an है यह क्या है? यह आपका अंतिम पद है। ठीक है, यह अंतिम पद है, इसे अंतिम पद भी कहते हैं और इसे हम l भी कहते हैं और इसी को हम an भी कहते हैं और इसी को हम जरूरत पड़ने पर am भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपकी AP है जिसकी शुरुआत a1, a2, a3 से लेकर होती है an तक। ठीक है, an तक यह आपकी पोजीशन है कि यह पहला पद है या दूसरा पद है, ये मान नहीं है, ये पद की पोजीशन है। और इस पद पर जो बैठा हुआ है वो है a और यहाँ a प्लस डी है, यहाँ a प्लस 3d है और आगे a प्लस 4d। इसी प्रकार से a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर है। तो यह आपकी लोकेशन दिखाता है और यह उसकी वैल्यू दिखाता है पद की। तो यह अंतिम पद है हमारा लास्ट का, लास्ट टर्म ऑफ NAP। तो लास्ट टर्म ऑफ NAP इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और आप इसे ध्यान रखिएगा, किसे ध्यान रखना है? L को। यह अंतिम पद भी कहलाता है, लास्ट टर्म भी कहलाता है, इसीलिए इसको L कहते हैं। L मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को L से इंडिकेट किया जाता है और इसका यूज जब हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नवली के अंदर, तब हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। अभी इससे काम चल जाएगा। चलिए इसके बेसिक हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एक से एक क्वेश्चनों को समावेशित करके यहाँ पर लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं। हम आपको बता दें कि इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मैं हाथों हाथ ही आपको सारे ऑब्जेक्टिव, सारे खालिस्तान और एक लाइन में उत्तर, ये सभी वेरिएशन में मैं क्वेश्चन आपको करवा के दूंगा। यहाँ पर इन्हीं लेक्चर के एंड में हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण नंबर 3 हमने एग्जाम्पल भी सम्मिलित किए हैं इसके अंदर। देखो आप, AP है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद फाइंड करना है? 10वां पद। अब आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से AP का मूल स्वरूप स्टार्ट होता है जिसको हम पढ़कर आए हैं, ये बेस था 10वां पद। तो हम AP को लिखते कैसे हैं? पहले अगेन रिपीट करते हैं, AP को लिखते कैसे हैं? AP को लिखते हैं A1, A2, A3, A4 से लेकर कहाँ तक? AN तक। ये पदों की लोकेशन है। अब इस पद की जगह, इस पद की जगह, ये पहला पद है, इस पद की जगह है आपका 2, इसकी जगह है 7, इसकी जगह आपका 12 और इस प्रकार से आगे बढ़ा तो यहाँ है 10वां पद। समझना आप, 10वां पद। ठीक है, तो कुल मिलाकर n की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है 10। कितनी हो जाती है? 10, क्योंकि 1, 2, 3 से लेकर हम यहाँ तक चले तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 10। तो n की वैल्यू फाइनली यहाँ पर होती है n बराबर 10। n बराबर 10 होता है और हम जानते हैं कि जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है
वह हमारा पहला पद होता है, तो यह हमारा a का मान है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि an को क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म है, ये हमारी अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे ऐसा लिखते हैं। जब यहाँ पर n था तो यहाँ n लिखा, तो सब जगह मैंने n लिखा। ठीक है, और ये आपका एक सूत्र बनता है। और इसी प्रकार से यदि हम 10वें पद के लिए लिखें तो यहाँ लिखेंगे a10, ऐसा ही लिखेंगे ना, a10 लिखेंगे, n यहाँ लिख दिया तो n यहाँ लिख दिया, तो 10 यहाँ है, a की जगह 10वां पद है ये। ठीक है, 10th पद है तो ये 10वें नंबर का पद है, तो a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। और फाइनली इसे हम a प्लस 9d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें 10वां पद फाइंड करना है, तो हमें इतने भर से काम नहीं चलेगा, हमें d की वैल्यू भी चाहिए। तो d की वैल्यू फाइंड और कर लेते हैं। तो d इक्वल टू दूसरे पद में से पहला पद 7 माइनस 2, तो d बराबर है 5। ये d की वैल्यू आ गई 5। अब इसके अंदर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, ये रख दी हमने 2, धन 9 गुणित d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 5, तो ये रख दी हमने 5। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 9 पंजे 45 और यहाँ पर होती है 47। अब आप क्वेश्चन को जैसे भी अरेंज करना चाहें वो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक के अंदर दिया है ये, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की आपकी बुक है, उसके अंदर ये मिल जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसे समझते हैं और लास्ट टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है और इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उदाहरण नंबर 5, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पिछला वाला भी मोस्ट आईएमपी है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं सारे मोस्ट आईएमपी है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक इस प्रकार की एपी है, एक एपी है, यहाँ A1 A2 ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। जो हम बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह हमारा चौथा पद है, यह हमारा 5वां पद है, यह हमारा 6ठा पद है, यह हमारा 7वां पद है। ठीक है, इस प्रकार एपी मान लो चल रही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस एपी का तीसरा पद 5 है। कौन सा, यह तीसरा पद A3 की जो वैल्यू है 5 है। अब बात समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है। ये पदों के नंबर हैं, तो नंबर तो ये हैं, तीसरी पोजीशन के ऊपर जो पद है वो 5 है, और 7वीं पोजीशन के ऊपर, सॉरी 5वीं पोजीशन, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो यहाँ पर जो पद है वह A7 का मान है 9। यह दो बातें आपको दी गई है कि A3 की वैल्यू 5 है और A7 पर जो बैठा हुआ है, इसकी जगह जो बैठा हुआ है वो 5 है और इसकी जगह जो बैठा हुआ है वो 9 है। अब आपको AP बनाना है, तो एक AP को बनाने के लिए कम से कम आपको A और D की ज़रूरत होती है। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी A और D, उसके बिना AP नहीं बन सकती। तो क्योंकि आप कोई घर बनाएंगे तो पहली ईंट तो आपको लगाना होगी, तो नीचे बेसमेंट चाहिए। तो ऐसे ही AP की शुरुआत कहाँ से करना है, इसके लिए A चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए कितना आगे बढ़ाना है यह बात कौन बताएगा, यह बात बताएगा आपका D। तो D चाहिए। कुल मिलाकर A और D की रिक्वायरमेंट हमें है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए, हमें A चाहिए और D चाहिए। A और D फाइंड करना, इन दोनों की मदद से हम A और D को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ये था आपका बेसिक और आंसर में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिया है A3 इक्वल टू 5
और A7 इक्वल टू 9। A3 बराबर 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम जानते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि हम an को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, तो 8n को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 9d लिखते हैं। तो इसी प्रकार से इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस A3 को a प्लस 2d क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इक्वल टू 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। जो आपके यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 6d आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इसे लिखना चाहें तो a प्लस 6d इक्वल टू 9, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यह हो गई दोनों, एक इक्वेशन यह हो गई, एक इक्वेशन यह हो गई, और हमारी यह हो गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, 2 चर वाली रेखिक समीकरण का स्वरूप बन चुका है। यह हमारी समीकरण नंबर 1 है और यह हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? हम यहीं पर आप a प्लस 2d प्लस 6d यहाँ अलग बना देते हैं। a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। एक बार टेली कर लेते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो यह हमारी समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों जगह a की वैल्यू एक जैसी है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 माइनस 2 से 1 में से 2 को घटाने पर, यह हमने घटाने का चिन्ह लगा दिया। और घटाने का जब लिख दिया है तो आपको यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ये हम आपकी 2 चर वाली रैखिक समीकरण को सॉल्व जब किया था तब हम सीख कर आए हैं। तो यहाँ a से आपका a कट गया, 6d में से 2d गए तो माइनस के 4d बचते हैं, और 9 में से 5 गई तो आपके माइनस की 4 बचती है, और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, और d इक्वल टू 4/4, तो d इक्वल टू हो जाएगा फाइनली 1। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं d इक्वल टू हमने 1 प्राप्त कर लिया है। अब हम a को प्राप्त कर लेते हैं। d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, d बराबर 1 रखने पर, ठीक है, d बराबर जब 1 इसके अंदर रखेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू है यहाँ पर 5, d की वैल्यू 1, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इक्वल टू फाइनली आ जाता है 3। तो कुल मिलाकर a की वैल्यू प्राप्त होती है 3। हमने यहाँ d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3 प्राप्त कर ली है। चलिए वापस इसे यहीं रखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है 3, तो यह 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है? हमें करना है AP का निर्धारण। तो हम AP कैसे बनाते हैं? हम AP ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। चलिए यहीं बना देते हैं इसको। AP बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है? सबसे पहले a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर AP बनाने के लिए a का मान है 3, d का मान 1 बढ़ा 2, तो यह हो जाएगा 4, और यहाँ 2 बढ़ा 2 या 1 d बढ़ा 2, कुल मिलाकर इससे यह पद आपका 1 d ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा आपका
5 और आपका हो जाएगा 6, आपका 7, 8, इस प्रकार से आपके सीक्वेंस चलती चली जाएगी और यह आपकी बन गई है एक एपी जिसकी स्टार्टिंग 3 से है और 4, 5, 6 इसके नेक्स्ट पद टर्म है। ठीक है, तो फाइनली उत्तर ही हमारा ये आ जाता है, यह हमारा आंसर है। तो आप इसे आधा पार्ट हमारा वहाँ पर है, आधा पार्ट हमारा यहाँ पर है, तो दोनों जगह आपने देखा इसे यहाँ पर है और उधर है। कहाँ चला गया आधा पार्ट, यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यह हमारी एपी हो गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, यह भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और यदि इसके अंदर हम सन लिखें कि किसके सन में आया तो ये अल्टरनेट आपके 5-10 क्वेश्चन है जो कि पूछे ही जाते हैं, स्वरूप बदल बदल कर। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको इसी पैटर्न का संख्या बदल कर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मान के चलिए कि यही क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं। आप चाहे हिंदुस्तान की किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपको लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। अब यहाँ पर 3 की जगह हम 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 7 कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में अंकों का फर्क आएगा, तरीका वही रहेगा, तो क्वेश्चन फिर एक नया जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेथड सीखना है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं 2 अंकों को। किसे करते हैं अंडरलाइन? 2 अंकों को। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? अब आप बताइए कहाँ से प्रारंभ होती है 2 अंकों की? 9 हमारा एक अंक है और 10 से स्टार्ट होती है। 10 से लेकर 10, 11, 12 से लेकर आगे पड़ेगी, तो कहाँ तक जाएगी? 2 अंकों की संख्या लास्ट वाली क्या है? लास्ट हमारी पड़ती है 99, इसके बाद आ जाता है 100 जो कि आपको 3 अंकों का हो जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 अंकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? मतलब कितनी संख्याओं में 3 का भाग चला जाता है, यह हमें देखना है, यह हमें बताना है कि 3 का भाग कितनी संख्याओं में चला जाता है 2 अंकों की। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्टार्टिंग तो लेना होगी हमें, ए और डी की वैल्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक ए की वैल्यू चाहिए और एक डी की वैल्यू चाहिए, तब जाके हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें एन यहाँ पर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, क्योंकि कितना शब्द जुड़ गया ना, कितनी संख्याएं, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू तो चाहिए। तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है? हम जानते हैं, क्या आपके 10 में 3 का भाग जाता है? तो नहीं जाता है। क्या 11 में जाता है? नहीं जाता है। 12 में जाता है। तो हम ए की शुरुआत करते हैं 12 से। ये मिल गया मुझे 12 ए का मान। ठीक है, क्योंकि 3 से पहली संख्या है 12 जिसमें 3 से भाग जाएगा 2 अंकों वाली। वैसे 9 में जाता है लेकिन वो 1 अंक की है, लेकिन पहली संख्या 2 अंकों में 12 है। ठीक है, आपसे यही ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि 2 अंकों की 3 से विभाजित पहली संख्या क्या है, तो आपको बताना होगी ऑब्जेक्टिव में फिर 12। खालिस्तान में आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है, एक लाइन में उत्तर में आ सकता है, तो कथन में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हर लाइन से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ये हो गई 12। एनसीईआरटी की यही खूबी है कि इसे डिकोड करना आना चाहिए। इसके बाद डी की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर 12 है, 12 के बाद चूंकि बात चल रही है 3 से विभाजित होने की, तो अगला नंबर आएगा 15। 15 में से 12 घटेगा तो आएगा स्वाभाविक सी बात 3। तो यह हमारा जो 3 है वह क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर डी की वैल्यू जो है 3 आएगी। अब चाहिए हमें नंबर कि ऐसे कितने नंबर है 99 तक के बीच में। तो यह हमारा जो 99 है यह भी हमारा 3 से विभाजित है, तो यह फाइनल हमारा एन नंबर
हो चुका, हम इसे कहेंगे an। तो हमें फाइनली पता करना है कि n कितने हैं। तो यहाँ पर an की वैल्यू हो गई 99। तो एक और चीज़ निकल कर यहाँ पर आती है an इक्वल टू 99। लेकिन अभी यह नहीं पता है कि यहाँ पर n क्या है, ये कितने नंबर किस पोजीशन पर है ये 99, ये नहीं पता। इन सब का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो हम फाइनली फार्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 99 इक्वल टू a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है यहाँ पर 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं। 99 12 प्लस 3n माइनस 3, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 99 99 ऋण 12 धन 3 बराबर 3n। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो 99 और 3 को जोड़ देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 102 और 102 में से जब 12 घटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे कुल मिलाकर 90 बराबर 3n। और फाइनली 3n बराबर होता है 90। तो n की वैल्यू आ जाएगी n बराबर 90/3, तो n बराबर 30। तो यहाँ पर n का मान आ चुका है 30। कुल मिलाकर n का मान 30 हमें यह बता रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं का 30 संख्याएं ऐसी है जिनमें 3 का भाग चला जाएगा। 12 से स्टार्ट होगी और 99 पर वो एंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं हमारे पास 30 आएगी। तो यह एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। ठीक है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन भी है कि रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो यह आपकी जो एपी है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे आपको गहराई से समझना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप तब पता चलेगा, किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये एपी का महत्व क्या है। इसीलिए एपी को एक नंबर दिए गए हैं 3 क्वेश्चन के लिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेहतर बनाएं और ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से निकल कर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, हमारा समय ज़्यादा हो चुका है, लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, इसलिए हम यहीं पर इसे एंड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन और कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो हम एपी का पूरा ये मान के चलिए कि नंबर 5 में से 5 आना चाहिए आपको, उससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। मैं ऐसा कंप्लीट करवा दूंगा, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो देखिए और यहाँ से सीखिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी को रिपीट कर दीजिए और उसी को समझ लीजिए, रट लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन यही आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर का बटन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, शेयर दबाना है। और आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक सभी प्रकार की साइट्स उपलब्ध होती है, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें, समझ सकें और बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।